तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री माइनर पेपर के बारे में। ठीक है, स्पेशली अगर बात करें तो झारखंड की सभी यूनिवर्सिटियों में लगभग माइनर पेपर का सिलेबस सेम है। चाहे आप SKMU की बात करें, चाहे रांची यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे NPU की बात करें, चाहे आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड एनी अदर यूनिवर्सिटीज़, माइनर पेपर का सिलेबस लगभग सबका सेम है। ठीक है, अब देख लेते हैं तो सिलेबस में क्या है। तो अभी हम SKMU का एग्ज़ाम चल रहा है जैसे, तो यहाँ पे मैंने मैच किया, उसके बाद ही ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिना देखे मैं बोल रहा हूँ यार। रांची का देखा तो रांची का भी सेम है। ठीक है, NPU का देखा तो NPU का भी सेम है, और क्या बोलते हैं, विनोबा भावे का भी सेम है। ठीक है, तो अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी सेम ही होगा। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री अर्ली टाइम टू 650 AD, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास से लेकर के 650 ईस्वी तक का इतिहास इसमें आपको जानना है। ठीक है, फुल मार्क्स है 100, और यहाँ पे पास करने के लिए लाना होगा आपको 40 नंबर। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसमें आपको स्टोन, यूनिट 1 में स्टोन एज यानी कि पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यूनिट 2 में आपको वैदिक सभ्यता, ठीक है, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा मतलब क्या बोलते हैं उसको, महाजनपद के बारे में पूछा गया है, मगध महाजनपद। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 3, इसमें आपको मौर्य साम्राज्य, ठीक है, और मौर्य साम्राज्य जब ख़त्म होने लगा, इंडो ग्रीक, भारत और यूनान का इतिहास, ये पूछा गया है। और यूनिट 3 तक है, बस इतना ही है, उसके बाद आपका नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। मैं आपको 12 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 12 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप के आएंगे, सॉरी ये 100 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स वाले और 20 मार्क्स वाले आएंगे। ठीक है, तो ये आपको केवल 5 और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और 1 मार्क्स वाले, बोलिएगा 1 मार्क्स वाले जब आप आंसर कीजिएगा ना, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी टाइम पे मिल जाएगा। फिर भी मैं करा दूंगा इसी वीडियो में लास्ट में। पहला है, 1 मिनट यार, हड़प्पा सभ्यता की खोज के प्रमुख स्थलों के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो भी स्थल खोजे गए हैं। इंग्लिश में है कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द डिस्कवरी एंड मेजर साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे मोहनजोदड़ो खोजा गया, ठीक है, सबसे पहले तो हड़प्पा खोजा गया 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। यही 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कब खोजा, किसने खोजा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और यहाँ पे एक विशाल स्नानागार मिला था, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में, और इसकी राजधानी भी थी मोहनजोदड़ो। ठीक है, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था। काय से नर्तकी की मूर्ति मिली थी, बहुत सारे मिले थे। गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था। धौलावीरा वर्तमान राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। कि वैदिक काल जब चलता था उस टाइम में समाज में लोग कैसे रहते थे, कैसा कपड़ा पहनते थे, ठीक है, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, दासों की स्थिति कैसी थी, पंचायत कैसे चलता था, धर्म यानी कि किस धर्म को पूजा करते थे, तो उस टाइम पे इंद्र को ज़्यादा पूजा करते थे भगवान। ठीक है, इंद्र भगवान को। राजनीतिक की स्थिति कैसी थी, ठीक है, लोग राजनीतिक के रूप में, जैसे अभी सरपंच बैठता है, अभी तो हमारा इलेक्शन हो रहा है, उस टाइम पे दूसरा कुछ हुआ करता था, पंच वगैरह बैठता था। ठीक है, तो वो आपको बताना है। आर्थिक स्थिति यानी कि उस समय में लोग क्या खेती बाड़ी करते थे या पशुओं को चराते थे, अपना जीवन यापन, आय का क्या स्रोत था, ये जनरली पूछा गया है, व्यापार वगैरह। ठीक है, इन सब को डिस्कस करना है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ द वैदिक पीरियड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, यार मेरी मम्मी बुला रही है, भात खाए ले रे बाबू बात देखा वो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का उदय किस प्रकार हुआ, ये आपको जानना है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, सबको जानते हैं, महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक। प्रथम संस्थापक माने जाते हैं ऋषभ देव। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, 24, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
और कालांतर में जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर वे होते हैं जो श्वेत वस्त्र मतलब सफ़ेद कपड़ा पहन के रहता है अभी भी, और दिगंबर जो कपड़ा ही नहीं पहनता है, पूरा नंगा रहता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा। पारसनाथ हमारे झारखंड का एक बहुत फेमस स्थान है जैन धर्म के रिगार्डिंग। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सबको जानता है। और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ स्थित सारनाथ के अशोक स्तंभ में दिया था। ठीक है, जो कि बनारस में स्थित है, यूपी के। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे पूछा गया है बौद्ध धर्म किस प्रकार समाप्त हो गया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म धीरे धीरे। ठीक है, समाप्त नहीं हुआ, फैल गया अभी पूरा विश्व में यार। हाउ डिड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अराइज एंड व्हाट वेर द रीजन फॉर इट्स डिक्लाइन। ठीक है, तो यह क्यों समाप्त हो गया। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो भारत में कम है, लेकिन आउट ऑफ अगर आप कंट्री जाते हैं, जैसे आप चाइना जाइए, श्रीलंका जाइए, म्यांमार जाइए, तो यहाँ पे आपको काफ़ी मात्रा में बौद्ध धर्म के लोग देखने के मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। ठीक है, और यहाँ की प्रशासनिक विकास किस प्रकार था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। तो मौर्य साम्राज्य सबसे पहले तो बताना है कि स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की। ठीक है, और इसके विकास फिर धनानंद को पराजित किया, और फिर कलिंग का युद्ध अशोक लड़ा। इस तरह से बताना है जितने भी इसके मेरिट्स हैं। ठीक है, मेरिट्स मतलब अच्छाइयाँ, एक होता है मेरिट, मेरिट मतलब विवाह, वो नहीं बताना है। नेक्स्ट है 5 नंबर, अशोक का धम्म क्या था, इसके प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से थे ये बताना है। इंग्लिश में है कि व्हाट वाज अशोकास धम्म एंड व्हाट वेर इट्स मेन्स फीचर। ठीक है, तो इसका मेन फीचर क्या है, देखिए धम्म मतलब धर्म, अशोक का धर्म क्या था यही समझिए कि कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, ठीक है, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के संप्रदाय के हो, किसी भी वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र, कोई भी हो, सब कोई इस धर्म को मान सकता है, पालन कर सकता है। ठीक है, अशोक का धर्म। और फिर इसका प्रचार किया अशोक ने, जनरली बौद्ध धर्म को अपनाया था बाद में। आगे देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है संगम युगीन कला साहित्य एवं समाज पर प्रकाश डालें। ठीक है, संगम काल दोस्तों तमिलनाडु में जो तमिल साहित्य लिखे गए हैं जितने भी तमिल भाषा में, ठीक है, उन सभी के साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। और वहाँ पे जो समाज बना उसको संगम साहित्य का समाज कहा जाता है। वहाँ पे जो बुक लिखे गए हैं तमिल भाषा में उसको संगम साहित्य का कला। ठीक है, इस तरह से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई क्या है इस क्वेश्चन के भीतर में, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कौन बोला था, ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वामी विवेकानंद। चलिए, शिकागो के धर्म सम्मेलन में 7 नंबर है हर्षवर्धन के, और गाइस गाइस जो बोलते हैं ना भाई फालतू लगता है, गाइस गाइस यार अपना भाषा नहीं है क्या है, गाइस गाइस गाय उसे बोल दो, गाय गाय। 7 नंबर है हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार एवं प्रशासन का वर्णन करें। देखिए हर्षवर्धन का नाम सुने हैं, नहीं सुने, सुने होंगे। हर्षवर्धन एक बहुत प्रतापी राजा था। ठीक है, इसका इतिहास पढ़िएगा कि अपने कैसे इसके भाई के पति को मारा, फिर इसकी अपना बहन का बदला लिया, उसके पति को मारा। ठीक है, राजा मतलब बहुत डेंजर इसकी कहानी। और हर्षवर्धन ही वह राजा था जो कुंभ मेला अभी नाम सुनते हैं, 12 साल में एक बार लगता है कुंभ मेला। ठीक है, तो भारत में 3 स्थानों पे लगता है कुंभ मेला, प्रयागराज हो गया, एगो नासिक हो गया, और एगो क्या है यार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नागपुर साइड में है। तो ये 3 जगह पे लगता है। वही कुंभ मेला का शुरुआत हर्षवर्धन ने किया था। इन्होंने अपना साम्राज्य पूरा दक्षिण तक बिछा दिया था, मतलब उत्तर भारत का निवासी था। ठीक है, और पूरा दक्षिण भारत तक यह अपना साम्राज्य को पहुंचा दिया था, बहुत से राजा को हराया था। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, 8 नंबर है दक्षिण भारत की राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक स्थिति का वर्णन करना है। दक्षिण भारत में कौन कौन से वंश हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको विशेष रूप से पढ़ना है चोल, राष्ट्रकूट, इन क्या बोलते हैं फिर उसको, चालुक्य, पाल वंश। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। 9 नंबर है हमारा गुप्त साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ। गुप्त साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए जब भी आता है गुप्त साम्राज्य तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है समुद्रगुप्त का।
क्योंकि गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा था समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा। और बीना बजाते हुए कई जगह पे इसको देखा गया है। ठीक है, इसी में हमारा आर्यभट्ट हुआ। फिर गुप्त वंश के ही राजा थे। आर्यभट्ट के दरबारी कवि, मतलब आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, फिर विक्रम मुंजा आपने देखा होगा पिक्चर, विक्रमादित्य 2। ठीक है, वो भी यहीं पे था। विक्रम बेताल की कहानी सुने होंगे, यही भी सब यही का है। ठीक है, तो आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। और भारत का इतिहास का स्वर्णिम गोल्डन पीरियड कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मंदिर बने। ठीक है, आपने सुना होगा औरंगाबाद, क्या नाम है यार, मैं बोल रहा हूँ, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, गुफाएं, वो गुफाओं के बारे में भी इन्होंने ही बनाया है। ठीक है, औरंगाबाद की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, नाम सुने होंगे ना। हम्पी नहीं बनाया है, औरंगा और अजंता। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान विज्ञान प्रौद्योगिकी में विकास कैसे हुआ, ये चीज़ बताना है। ठीक है, साइंस डेवलप कैसे किया उस टाइम पे, और आपका टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पाषाण काल किसे कहते हैं। पाषाण मतलब होता है पत्थर, और पत्थरों, जिस टाइम पे लोग पत्थर की गुफाओं में रहते थे, पत्थर के औजार बनाते थे। ठीक है, उसके बाद पत्थर से अपना आग जलाते थे, तो उस टाइम के जब ये सारी चीज़ें होती थी उसी को पाषाण काल कहा गया, क्योंकि आदमी के मैक्सिमम काम जो है पत्थरों से होते थे, इसलिए उस काल को पाषाण काल नाम दे दिया गया। पाषाण मतलब पत्थरों का समय। ठीक है, इसको 3 भाग बांटा गया, पूरा पाषाण काल जो सबसे प्राचीन काल है, मध्य पाषाण काल जो बीच बीच का, और नव पाषाण काल जो आधुनिक पाषाण काल था। ठीक है, इनके बारे में जान लेना है, टाइम पीरियड जान लेना है, खासियत जान लेना है आपको। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में महाजनपद कितने थे। ठीक है, तो 16 को महाजनपद था। महाजनपद मतलब देखिए, जनपद मतलब होता है जिला, और महाजनपद मतलब होता है आपका राज्य। तो उस टाइम पे 16 को राज्य था पूरे भारत में, महाजनपद था। मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, पतला पतला समझने में अभी किताब पढ़ना होगा, चाहे गूगल बाबा का सहारा लेना होगा। ठीक है, तो और इसमें जो सबसे बड़ा महाजनपद था उस टाइम पे, सबसे शक्तिशाली जिसको बोल सकते हैं प्रतापी, हुआ था मगध महाजनपद। ठीक है, मगध आज का मगध बिहार झारखंड का मिला जुला रूप है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेना है। और यहाँ का राजा था कौन मगध महाजनपद का, तो चंद्रगुप्त मौर्य था सबसे प्रथम राजा। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार। कौन आता है? बिंदुसार। और उसके बाद आता है उसका पुत्र अशोक। ठीक है, ये सभी मगध साम्राज्य के राजा थे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, अब मैं आपके हवाले कर दिया। पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनके भी एग्ज़ाम हैं आप लोग जाइए एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिए, एक एक करके गूगल में आंसर कीजिए, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 100 शब्दों में घर में लिखिए। 100 से ज़्यादा नहीं लिखे, नहीं तो याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, और हाँ, एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से बना रहा हूँ यार। आने वाले फ्यूचर में जो भी लोग रहेगा उनका हेल्प हो जाएगा। 89 86 60 75 41 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना क्वेश्चन पेपर जब आप लोग एग्ज़ाम देके निकलते हैं तो सेंड कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय।